बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी काफ़ी अरसा खामोश रहने के बाद और एक किस्म के सिंध से मुतल्लिक की बातें करते गए वो, लेकिन उसके बाद फिर पहली बार ये समझ लें कि उन्होंने एक नेशनल पॉलिटिक्स की बात की है और उसमें उन्होंने अपने तमाम जो हरीफ हैं सियासत के अंदर, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हैं, चाहे वो इमरान खान साहब हैं, उन सब को अपने तीरों से छलनी करने की कोशिश की है। अब वो कोशिश कितनी कामयाब होती है, कितनी नहीं होती, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो उन्होंने बात की है उसकी बड़ी ही ज़्यादा गूंज है और बड़ी बाज़गश्त है आजकल। तो मैं उस पर आपको अपना कमेंट बाद में बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कि बिलावल साहब ने फरमाया क्या है। बिलावल साहब ये फरमाते हैं कि रायवेंड का वज़ीर आज़म को सज़ा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है और नवाब शाह के सदर पर झूठा इल्ज़ाम लगे तो मुल्क ही में कैद कर लिया जाता है। अब ये जो बात उन्होंने की है, ये बात बड़ी एक मानी खेज बात है। रायवेंड का वज़ीर आज़म से मुराद उनकी ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अदलिया ने उनको बाहर जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो पहली दफ़ा सज़ा याफ्ता होकर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। वो इससे पहले भी 2 बार पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और वहाँ पर जो पहली बार गए थे वो त्यारा साजिश केस में उनको सज़ा हुई थी परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, और तब किसी अदालत ने उन्हें बाहर नहीं भेजा था। उनको खुद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने एक उस इख्तियार के तहत जो कि उनके पास अपने पास मौजूद नहीं था, पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया था। और उस इख्तियार को मैंने नाम उस वक़्त भी दिया था और वो था तकेशाही। तकेशाही के तहत, यानी ज़रा ज़ेर दफ़ा तकेशाही, उन्होंने मुशर्रफ साहब ने उनको पाकिस्तान से बाहर भेज दिया था ख़ानदान समेत। और फिर वो सऊदी अरब में रहे 5-6 साल, वो सुरूर पैलेस के अंदर, और वहाँ पर उनकी बड़ी आओ भगत होती रही। फिर वो लंदन चले गए, लंदन से फिर वो पाकिस्तान वापस आए एक दफ़ा, तो उनको बाहर से नहीं निकलने दिया गया। फिर वो वापस चले गए, फिर उनको दोबारा आए तो फिर ज़ाहिर है कि वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे, तो वहाँ पर उनका बड़ा इस्तकबाल वगैरह हुआ। तो एक बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब पहली बार बाहर नहीं गए। दूसरी बात, वो बाहर तब गए जब अब अदलिया ने उनको उनकी हेल्थ की हालात देखते हुए, और फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी कहा कि उनके हालात अच्छे नहीं हैं हेल्थ के, तो इसलिए हम उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दे रहे हैं कि वहाँ पर जाकर अपना इलाज करें। अच्छा, अब नवाज शरीफ के अलावा ये एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर मौजूद नहीं, यानी आम आदमी से लेकर पॉलिटिशियन तक किसी के पास ये एग्जाम्पल नहीं कि वो सज़ा याफ्ता हो और फिर भी वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। ये जो बात है ना, ये किसी को इस किस्म का इम्तियाज़ हासिल नहीं है। यानी परवेज़ मुशर्रफ साहब जो कि पाकिस्तान के मुतलकुल अनान किस्म के हुक्मरान रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल का केस है, उनके ख़िलाफ़ भुगटी के कत्ल का केस है, उनके ख़िलाफ़ 3 नवंबर की एमरजेंसी लगाने का केस है, आइन मुअत्तल करने का केस है, और सब जगहों पर वो मुल्ज़म डिक्लेयर्ड है। लेकिन वो जब डिक्लेयर्ड हुए और सारा कुछ हुआ, और फिर एक केस में तो खैर उनको सज़ाए मौत भी दी गई, अगरचे वो फिर ज़ाहिर है कि वो केस ख़त्म कर दिया लाहौर हाई कोर्ट के बेंच ने, और जिसमें भी लोगों के दरमियान, यानी जो लीगल फैकल्टी है उसके दरमियान ये एक गुफ्तगू चलती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को किस तरह से ये ख़त्म कर सकते हैं। बहरहाल वो एक लीगल बहस है, उसमें मैं नहीं जाता। लेकिन वो जब उन्हें सज़ा हुई या जब वो सारी चीज़ें डिक्लेयर हुई, उससे पहले वो पाकिस्तान से बाहर जा चुके थे। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब हैं किस्मत के इतने धनी जिनको 2 बार सज़ा हुई और दोनों बार वो पाकिस्तान से बाहर मौजूद हैं और वहाँ पर बैठकर सियासत भी कर रहे हैं। और ज़ाहिर है सियासत उनका हक़ है, अगरचे अदालत ने उनको मना किया है, लेकिन सियासत जो है उनका हक़ है, क्योंकि सियासत ज़िंदगी की तरह होती है और किसी से उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो इस तरह से छीनी नहीं जा सकती। आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप सांस लेना बंद कर दें। जो सियासतदान होता है उसने सियासत ही करनी होती है, और मियाँ साहब वहाँ बैठ के सियासत ही कर रहे हैं और वो मेरे ख्याल में ठीक कर रहे हैं। बट एनीवेज़, ये मेरा ख्याल है। अच्छा, अब ये जो बात उन्होंने की कि नवाब शाह का सदर जो है वो यहीं पर कैद है और यहाँ पर वो पेशियाँ भुगत रहा है, तो आसिफ ज़रदारी साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं। आसिफ ज़रदारी साहब जो हैं पाकिस्तान की तारीख़ के एक ऐसे, मेरी नज़र में, बदकिस्मत सियासतदान हैं जो कि एक दफ़ा 9 साल अंदर रहे, एक दफ़ा 2 साल अंदर रहे, फिर 1.5 साल अंदर रहे, कोई केस साबित नहीं हो सका।
तमाम केसेस से वो बाइज़्ज़त बरी हो गए। और अभी भी जो केस चल रहे हैं वो कब साबित होंगे नहीं होंगे वो अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल वो इतनी जेल काट चुके हैं कि अगर कुल मिला के सारी सज़ाएँ भी उन्हें दी जाती तो वो उससे ज़्यादा जेल काट चुके हैं जितनी उनको मिली। और ये ज़ाहिर है कि उनको सज़ा जो मिली उनकी अपनी जो सियासी नज़रियात हैं या जिस ख़ानदान से उनका एक ताल्लुक़ बन गया था, यानी बेनज़ीर भुट्टो के साथ के वो हस्बैंड थे, तब से वो ये सज़ा काट रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कि उनकी इतनी, जिसको सियासत में या सियासी लोग जिसको कुर्बानी कहते हैं, इसके बावजूद जरदारी साहब की नेक नामी नहीं हो सकी। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर लोग उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन फिर भी जो ज़्यादती है वो ज़्यादती है। लेकिन बिलावल साहब को बहरहाल ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि रायवेंड का वज़ीर-ए-आज़म चला जाता है और नवाब शाह का सदर यहीं पे रहता है, क्योंकि नवाब शाह के सदर को तो उन्होंने कहा है बकौल शख्से कि जनाब आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर चले जाएँ, वहाँ पे जाके अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजारें। लेकिन जरदारी साहब खुद अड़ गए और उन्होंने कहा मैंने नहीं जाना। जिस तरह जरदारी साहब के ससुर अड़ गए थे, यानी वज़ीर-ए-आज़म उस वक़्त के, और उसका नाम था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। मैं वैसे उन्हें शहीद कहता हूँ, आप हो सकता है एतराज़ करें इस बात के ऊपर, लेकिन मेरी नज़र में भुट्टो साहब शहीद ही थे। बहरहाल वो भी अड़ गए थे, उन्होंने भी कहा था कि मैं किसी सूरत बाहर नहीं जाऊंगा। और ये रिकॉर्ड की बात है, मैं पल्ले नहीं कह रहा। उस वक्त के डीसी जो थे उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, वो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे नवाज शरीफ के, तो उन्होंने इस पे ऑन रिकॉर्ड एक इंटरव्यू दिया हुआ है, वो यूट्यूब पे मौजूद है, आप देख लीजिएगा। तो वो अड़ गए थे, लेकिन मियाँ साहब अड़ते नहीं, बाहर जाने लगे, बहुत छेती पाते नस के निकल जाते हैं। अब आपका खानदान यार नहीं निकलता बाहर, तो फिर असी की करिए, तुहानू धक्के ना कट देगी, आप भी चले जाए, ऑफ़र तो मौजूद है, आप नहीं जाते वो अलग बात है। अच्छा, अब इसी तरह जो दूसरी बात उन्होंने की है बिलावल साहब ने, वो ये की है कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो बेफिक्र रहें, हम किसी से गुजारिश करने नहीं जा रहे कि जनाब इनकी हुकूमत को गिरा दें, हम अवाम और पार्लियामेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं। और फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि अपोजिशन जो है अगर उसके पास हुकूमत गिराने की ताकत नहीं तो वो इलेक्शन तक इंतज़ार करेंगे और अवाम ख़ुद इन्हें लात मार कर गिरा देंगे। अब ये जो बात है ना कि वो किसी के पास गुजारिश करने नहीं जा रहे, ये मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने ना ज़रा कोई हमें मुँह दा ज़ायका या चेंज करने की गल की है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। जो इन हाउस चेंज की बात थी वो किसके बलबूते पे हो रही थी? यानी जब ये कहा जा रहा था बार बार पीपल्स पार्टी की जानिब से कि इन हाउस चेंज लेके आया जाए, तो नंबर्स के हिसाब से तो इनके पास नंबर्स नहीं थे। पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, वो ANP, वो बाकी जितनी जमातें हैं, उन सबको मिला के भी नंबर्स तो पूरे नहीं होते थे। तो फिर किस तरह से इन हाउस चेंज लाना था जनाब? वो इन हाउस चेंज जिनके ज़रिए लाना था ना, वो उन्हीं के साथ गुजारिशात थी या उन्हीं के साथ उनकी राहो रस्म थी, और उसकी बुनियाद पर कहा जा रहा था कि इन हाउस चेंज लाया जाएगा। और अभी भी जो शहबाज शरीफ साहब इन हाउस चेंज लाने के लिए अपने भाई का तरला डाल रहे हैं, और जिस तरले को उन्होंने काफ़ी हद तक कबूल कर लिया है नवाज शरीफ साहब ने, उस तरले को किस तरह से इन हाउस चेंज आएगा? पंजाब में इन हाउस चेंज कैसे आएगा? वो वैसे ही आएगा उन्हीं के कहने पे। जी जनाब, पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सारे के सारे इस बात को शो करने की कोशिश करते हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के नहीं आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे के सारे जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए ही इक़्तिदार में आते रहे हैं। 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो थी उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी। पीपल्स पार्टी जो थी वो अगर इलेक्शन 88 का रिग ना किया जाता तो पीपल्स पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ जीत गई होती, लेकिन इलेक्शन रिग हुआ। और ये रिकॉर्ड की बात है, मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, ये रिकॉर्ड की बात है। इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो साहबों को मजबूर किया गया कि वो आर्मी चीफ उस वक्त जनरल असलम बेग थे, उनसे जाके उनके घर में मुलाकात करेंगे तो उसके बाद उनको हुकूमत मिलेगी। ये हकीकत है इस मुल्क की। फिर 90 में नवाज शरीफ किस तरह वज़ीर-ए-आज़म बने, इसी तरह बने जिस तरह इमरान खान बने। 93 में एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से जीतती थी, लेकिन फिर एक दफ़ा करके उनकी सीटें कम की गई और बड़ी ही मुश्किल से उनको इक़्तिदार दिया गया। उसके बाद 97 आ गया, तो 97 के तो इलेक्शन के मामलात का मैं कुछ गवाह भी हूँ। खैर ये बात मैं किसी रोज़ किसी और फोरम पे करूँगा।
तो फिर इमरान खान नवाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से ये हुकूमतें मिलती हैं, ये हुकूमतें इस्टेब्लिशमेंट कि हाँ में हाँ मिलाने से ही मिलती हैं, कुछ चीज़ें अंडर हैंड डील करके ही मिलती हैं, जिस तरह इमरान खान को मिली हैं। तो लिहाजा ये जो बातें हैं ना कि जनाब हम किसी गुजारिश करने नहीं जा रहे, जनाब गुजारिश नहीं, वहाँ से हुक्म सादर होता है माजरत के साथ, ठीक है। और वो हुक्म जो है वो सारे लोग मानते हैं, बल्कि कुछ लोग तो इंतज़ार में रहते हैं कि साढ़े नज़र करम की कदू आएगी, ठीक है। और नाम नहीं मैं लेना चाहता, लेकिन सब जानते हैं कि हर पार्टी के अंदर नज़र करम वाले लोग मौजूद होते हैं कि साढ़े नज़र करम हुए। यानी पीपल्स पार्टी की बात करें तो जरदारी साहब का हर वक्त इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता रहता है, अगरचे वो मरदूद हरम करार दिए जाते हैं और जेलें भी काटते हैं, लेकिन जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट रब्ते में रहती है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट राब्ते में रहती है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान तो खैर मतलब क्या उसको कहना चाहिए कि पैदावार ही उनकी है माजरत के साथ, क्योंकि आपको याद होगा 2017 और 2000 पता नहीं अब 7 के अंदर, सॉरी हाँ 7 के अंदर जो बाकायदा तौर पे 17वीं तरमीम थी और परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत सदर बनाने वाली, तो वो उस पर मौलाना फजलुर रहमान ने नस नस के साइन किए सब, ठीक है। तो अब सिर्फ बात यह है कि जो बादशाह कुर्सी पे बैठा हुआ है ना, वो उसकी मर्जी है कि वो इस वक्त किसको कहता है कि आगे सामने ज़रा करतब करके वहा, ठीक है। असल बात तो है ये। अब बादशाह की नज़र जो है वो इमरान खान पे पड़ी थी, तो इमरान खान की अदाएँ पसंद आई, तो उन्हें क्या भाई हूँ तू करतब करके वहा, तो वो करतब करके दिखा रहा है। अब बादशाह को प्रॉब्लम ये हुआ है कि उसको उसके करतब पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि उसके करतबों से अवाम बड़ी परेशान हो गई है, जो रियाया है बेसिकली। हम कहते तो अवाम है, और अब आइन के मुताबिक भी हम जो हैं वो शहरी हैं और बुनियादी हकूक़ हमारे हैं, लेकिन हकीकत हाल इससे डिफरेंट है। हालात तो हमारे रियाया वाले हैं ना, तो वो रियाया बड़ी तंग हो गई है। तो बादशाह को शिकायतें मिली हैं, उससे बादशाह भी तंग होना शुरू हो गया, क्योंकि बादशाह के अपने जो अखराजात हैं वो अवाम की टैक्सों से निकलने वाले पैसों से पूरे नहीं हो पा रहे। लिहाजा ये सारा कुछ मिल मिला के जो है ना, ये एक पूरे का पूरा स्टेज है सियासत के अंदर लगा हुआ मेरी नज़र के अंदर, और ये सब लोग जो है ना वो बादशाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब देखते हैं बादशाह की नज़र करम किस पे पड़ती है। जो शहबाज शरीफ से पै गई थी वो वज़ीर-ए-आज़म है, आप इस बात से ही अंदाज़ा लगा लें। मरीम नवाज़ साहबा ने ये बात की थी कि जिस दिन से शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं उस दिन से इमरान खान बहुत परेशान है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है उनकी, इसलिए कि मरीम साहबा कहती हैं कि अब इस शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान के मुतबादल के तौर पर सामने आएंगे। तो मुतबादल किसके सामने आ रहे हैं भाई, किसको राज़ी करना है? इस्टेब्लिशमेंट को राज़ी करना है। तो जो बातें दरपर्दा की जाती हैं, छुपा छुपा के की जाती हैं, वो मैं ज़रा खुल के आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वैसे मेरे इससे पहले जो वीलॉग से मैं उसमें भी आपको इस तरह की बातें करता रहा हूँ, और कुछ लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कि आप जो हैं वो बातें करते हैं, कोई मनुजियाला क्या छड़दा है, कोई मतवाला क्या छड़दा है। लेकिन मैं जो बात समझ रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ, वो जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस बात का कायल हरगिज़ नहीं हूँ कि जनाब बात कुछ हो तो मैं कहूँ कुछ। हाँ, कुछ ज़ाहिर है कि एडिटोरियल मामलात होते हैं, और पाकिस्तान के मरूजी हालात के मुताबिक कुछ लोगों के नाम, कुछ चीज़ों के नाम, कुछ चीज़ों के बारे में बराह रास्त बात नहीं की जा सकती, उसमें अशारे कनाए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये बात नंगी चिट्टी खुली डुली सबके सामने है कि पाकिस्तान जो है उसकी असल हुक्मरान जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट है। ये सब के सब जितने आते हैं वो थोड़ी देर के लिए अपना वो क्या कहते हैं वो नवी कोड़ी दा अंधा है लगा ले, ठीक है। तो वो पुराने चेहरे से लोग ज़रा आवाज़ार हो जाते हैं, तो नवा चेहरा ले आते हैं, फिर उससे आवाज़ार होते हैं, फिर एक और चेहरा आ जाता है। तो इसी तरह से एक जो है ना वो सर्कल वो चल रहा है और वो चलता रहेगा मेरे ख़्याल में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ये बात है ना कि अवाम ख़ुद इन्हें लात मार कर गिरा देंगे। अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इतने इस तरीके से बाहर निकलें कि वो हर तरह से जो भी हुक्मरान जुल्म कर रहा हो उसको लात मारने कर गिराने की सलाहियत हासिल कर ले या इस काबिल हो जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि माजी में ऐसा हुआ नहीं और मुस्तकबिल में मुझे ऐसे हालात दिखाई नहीं दे रहे।
सियासत है, हो सकता है कल को यहाँ पर ऐसा हो जाए। फ़िलहाल तो जो हालात हैं वो मैंने आपको रख दिए हैं। तो जो बिलावल साहब कह रहे हैं ना, इस हद तक बात उनकी दुरुस्त है कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाता है सियासत यानी सज़ा होने के बावजूद, और जरदारी बेचारा फंस जाता है, चाहे वो मासूम ही क्यों ना हो, सज़ा याफ्ता भी ना हो, बीमार भी हो और शदीद बीमार हो, फिर भी जेल में रहता है। ये शिकवा उनका जायज़ है, लेकिन ये शिकवा जो है ना उनका करना इस्टेब्लिशमेंट से तो बनता ही बनता है, लेकिन भाएं अपनी मंजी थले भी डांग फेरो, जिसलिए वो कह रहे चले जाओ तो फिर चले जाओ ना, की ज़रूरत है ना चीख वगैरह बना दी। बहरहाल ये सारी गुफ्तगू थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिलवक्त कितना ही मिलते हैं अगले व्लॉग।